हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 11th ऑनबिल टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट करेंगे। द चैप्टर नेम इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर, एंड यहाँ पर लेडी किसको रेफर कर रहे हैं? ग्रैंड मदर को। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो खुशवंत सिंह है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में हमें बता रहे हैं। इस चैप्टर में हमें वो अपनी ग्रैंड मदर का फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं, उनकी डेली एक्टिविटी बता रहे हैं, एंड हाउ शी इवॉल्व्ड एज अ कैरेक्टर थ्रू आउट द चैप्टर। ये सारी चीज़ें हमें वो बताते हैं, और जिसके थ्रू हम रीडर्स के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, कैसी दिखती थी, क्या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर था, क्या उनका फिजिकल स्टैचर था, क्या उनकी अपीयरेंस थी। तो हम जो रीडर्स हैं हमारे माइंड में इमेजेस क्रिएट होती हैं। तो चलो अभी चैप्टर को शुरू करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। तो ये कह रहे हैं कि मेरी जो दादी हैं वो सभी की दादी की तरह एक ओल्ड वुमन थी, एक बूढ़ी औरत थी। एंड शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। फिर वो कहते हैं कि मैं उनको लगभग 20 साल से देखता आ रहा हूँ, और 20 सालों से ही उनकी दादी माँ कैसी दिखती हैं? ओल्ड, एंड उनके पूरे फेस पर रिंकल्स ही रिंकल्स हैं। People said that she had once been young and pretty, had even had a husband, but that was hard to believe। फिर वो कहते हैं कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि उनकी दादी अपने टाइम पर काफ़ी यंग थी, काफ़ी प्रिटी थी, और उनके एक हस्बैंड भी थे, लेकिन ये चीज़ खुशवंत के लिए बिलीव कर पाना मुश्किल है। हार्ड टू बिलीव का मतलब किसी चीज़ पर विश्वास ना होना। तो खुशवंत कहते हैं कि भाई उनके लिए ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि उनकी दादी किसी टाइम पर यंग एंड प्रिटी हुआ करती होंगी, क्योंकि पिछले 20 सालों से तो वो अपनी दादी माँ को ओल्ड एंड रिंकल्ड देखते आ रहे हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room। अब यहाँ पर हमें वो थोड़ा बहुत अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर की पिक्चर जो है वो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी, और मेंटल पीस उनका कहाँ था? ड्राइंग रूम में। मेंटल पीस क्या होता है? ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है एक फायर प्लेस, और इसके ये फायर प्लेस के ऊपर एक वुडन एरिया है, और इसके ऊपर यहाँ ऐसे पिक्चर टंगी हुई थी इनके दादाजी की। फिर ये कहते हैं कि जो इनके दादाजी थे उन्होंने उस पिक्चर में एक बिग टर्बन मतलब एक पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे इनके दादाजी ने। His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old। और उस पिक्चर में इसके दादाजी कम से कम 100 साल के दिख रहे थे, एंड उनकी जो बियर्ड थी, जो उनकी दाढ़ी थी, वो वाइट कलर की थी, और चेस्ट तक लंबी थी उनकी दाढ़ी। He did not look the sort of person who would have a wife and चिल्ड्रन। फिर वो कहते हैं कि उनके दादाजी उस पोर्ट्रेट में, उस पिक्चर में इतने बूढ़े लग रहे थे, इतने बूढ़े कि भाई ऐसा यकीन ही नहीं होगा किसी को देखकर कि उनकी कभी वाइफ और चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि जिनकी वाइफ चिल्ड्रन होंगे वो कभी तो यंग होते होंगे ना, वो यंग दिखते हैं। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उनको देखकर, दादाजी को देखकर ऐसे लगता था कि उनके सिर्फ और सिर्फ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, कि हमेशा से ही क्या होंगे उनके, हमेशा से ही उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ना कि वाइफ और children। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। revolting का मतलब again hard to believe। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग एंड प्रिटी थी, इस चीज़ पर भी उनको विश्वास कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ ऑल एंड ऑल वो अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर दोनों के लिए ही ये रिमार्क करते हैं कि खुशवंत सिंह के लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि उनके दादा और उनकी दादी कभी यंग थे। She had often told us the games she used to play as a child। इनकी दादी माँ कभी कभी इनको वो कहानियाँ बताती थी, वो गेम्स बताती थी जो वो एज अ चाइल्ड खेला करती थी। मतलब इनकी दादी ना कभी कभी ऐसी स्टोरीज बता देती थी कि भाई जब वो छोटी थी, बच्ची थी, तो वो कैसे कैसे गेम खेला करती थी। That seemed quite absurd। absurd मतलब illogical and undignified on her part, and we treated
इट लाइक द फेबल्स ऑफ द prophets she used to tell us। देखो अनडिग्निफाइड का मतलब यहाँ क्या है, हार्ड टू बिलीव। फेबल्स का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रॉफिट्स का मतलब होता है सेंट्स। तो यहाँ पर ना खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी दादी कभी कभी उनको बताती थी कि वो जब छोटी थी वो कौन कौन से गेम खेला करती थी, और इस चीज़ पर भी विश्वास कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था कि उनकी दादी कभी छोटी बच्ची थी और वो गेम खेला करती थी। ये बात उनके लिए एब्सर्ड है, मतलब इलॉजिकल है। इनको इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इनकी दादी कभी चाइल्ड थी और वो गेम्स खेला करती थी, राइट। फिर वो कहते हैं अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, कि जो वो बता रही हैं कि वो छोटी बच्ची थी कभी किसी टाइम पर और गेम्स खेला करती थी, ये बात पर, इस स्टोरी पर विश्वास कर पाना उनके लिए मुश्किल है। वी ट्रीटेड इट लाइक फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। फिर वो कहते हैं कि उनकी ये बचपन की कहानियाँ हमें उन फेबल्स की तरह, उन शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह लगती थी, वो शॉर्ट स्टोरीज़ जो वो हमारी दादी हमें बताया करती थी उन सेंट्स के बारे में, जिनको ना तो हमने कभी देखा और ना ही जिनके बारे में हम विश्वास कर पा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर वो ऑल एंड ऑल कहना चाहते हैं कि उनके लिए ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि उनकी दादी कभी बचपन में एक छोटी बच्ची थी और वो गेम्स खेला करती थी। फिर यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि फेबल्स क्या होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं। फिक्टिशियस का मतलब वो स्टोरीज जो रियलिटी में नहीं होती। तो वो कहते हैं कि उनकी दादी की ये बचपन की कहानियाँ उनको फिक्टिशियस फेबल्स की तरह लगती थी, जिन फेबल्स पर, जिन कहानियों पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब वो यहाँ पर अपनी दादी का फिजिकल स्टैचर बताते हैं कि वो कद में छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट थी। स्लाइटली बेंट का मतलब वो आगे की तरफ बेंट फॉरवर्ड थी, मतलब उनकी दादी इतनी बूढ़ी थी कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाती थी, बल्कि वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। क्रिस क्रॉस का मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वो कह रहे हैं कि उनके फेस पर एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह रिंकल्स ही रिंकल्स थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में। तो ऐसे बिल्कुल ना फेस इस तरीके से रिंकल से भरा हुआ था। No, we were certain that she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। फिर वो कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, उनकी जो दादी है, आई मीन शी वॉज सो ओल्ड दैट इट वॉजंट पॉसिबल टू बिकम मोर ओल्डर। मतलब कि उनकी दादी ना इतनी टेरिबली ओल्ड हो चुकी थी कि अब उनके लिए इससे ज़्यादा और बूढ़ा होना मुश्किल था। वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, वो मैक्सिमम ओल्ड थी। और ऐसा ही वो इसी सेम तरीके से वो अपनी दादी को 20 सालों से देखते आ रहे हैं। वो इतनी ही बूढ़ी हैं 20 सालों से, टेरिबली ओल्ड है 20 सालों से। She could never have been pretty and she has always beautiful। फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी कभी सुंदर थी, इस बात पर तो वो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी दादी हमेशा ब्यूटीफुल थी। देखो यहाँ प्रिटी एंड ब्यूटीफुल में डिफरेंस समझना। प्रिटी का मतलब है यहाँ पर बाहर की सुंदरता एंड ब्यूटीफुल का मतलब है इनर सुंदरता, ठीक है, इनर चार्म। तो वो कहते हैं कि उनकी दादी जो है वो हमेशा अंदर से खूबसूरत रही हैं, मतलब उनका दिल हमेशा अच्छा रहा है, राइट। फिर वो आगे हमें बहुत सारी बातें बताते हैं कि क्यों वो अपनी दादी को ब्यूटीफुल कह रहे हैं। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। hobbled का मतलब होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड मैनर में चलना, थोड़ा लड़खड़ा कर चलना। सिंस खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो काफ़ी एजिड थी, तो उनको चलने में दिक्कत होती थी, तो उनकी दादी होबल्ड करती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा कर चलती थी। एंड हमेशा वो स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनती थी क्योंकि उनकी दादी विडो थी। तो हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में यही होता है कि जब कोई लेडी विडो हो जाती है, पहले के टाइम पर ये ज़्यादा फॉलो होता था, आज के टाइम पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले के टाइम पर अगर कोई लेडी विडो हो जाती थी तो उससे एक्सपेक्ट किया
किया जाता था कि वो हमेशा वाइट कलर ही पहनेंगी। तो इनकी दादी भी वाइट कलर की साड़ी पहनती थी। उनका एक हाथ उनकी कमर पर होता था ताकि वो अपने स्टूप को बैलेंस कर पाएं। यहाँ आप देखोगे ये एक बूढ़ी औरत है, इनका जो फिजिकल स्ट्रेचर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट फॉरवर्ड है, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। इन्होंने तो ऐसे हाथ में लकड़ी ले रखी है, एक छड़ी ले रखी है, राइट। लेकिन इनकी दादी का हाथ हमेशा कमर पर रहता था ताकि वो अपने इस स्टूप को बैलेंस कर पाएं। एंड उनके दूसरे हाथ में हमेशा रोजरी होती थी और वो उस रोजरी की बीड्स को हमेशा कोई ना कोई मंत्र करती रहती थी उस बीड्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखो, ये है रोजरी। तो इन रोजरी की बीड्स को वो हमेशा चैंट करती थी विद मंत्रास। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। सिल्वर लॉक्स का मतलब उनके सफ़ेद बाल, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए, अनटाइडली का मतलब नॉट इन नीट वे, पेल का मतलब कलरलेस, एंड पकर्ड फेस का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती है ना फेस पर, तो इस तरीके से फेस हो जाता है, राइट। तो इसे कहते हैं पकर्ड फेस। तो जैसे कि यहाँ ये ओल्ड लेडी है, ये ओल्ड वुमन है, एंड इनके फेस पर आप देख सकते हैं कितनी झुर्रियाँ हैं और उनका फेस कैसा हो रखा है, इसे पकर्ड फेस कहते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि उनकी दादी के सफ़ेद बाल नीटली टाइड नहीं होते थे, बल्कि उनके पेल एंड पकर्ड फेस पर बिखरे हुए रहते थे। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल का मतलब सुनना, जिसे सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो वो कहती हैं, तो वो खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी के लिप्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते थे और वो हमेशा कोई ना कोई प्रेयर करती थी, और उस प्रेयर को सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो इनऑडिबल प्रेयर होती थी। मतलब वो मन ही मन में या थोड़ा थोड़ा लिप्स को कॉन्स्टेंटली मूव करके धीमी धीमी आवाज़ में प्रेयर करती रहती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, कि हाँ वो बहुत ही ब्यूटिफुल थी, बहुत ही सुंदर थी मन से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। फिर वो अपनी ग्रैंड मदर को कंपेयर करते हैं विद अ विंटर लैंडस्केप। वो कहते हैं कि जब आप कभी ऐसे एरिया, माउंटेनियस एरिया में चले जाओ विंटर के टाइम पर, तो आपको ना वहाँ पर लैंडस्केप एकदम वाइट देखने को मिलेगा कि भाई ऊपर से जो बर्फ़ वगैरह गिर रही है, राइट। तो उससे क्या होगा, वो लैंडस्केप ना पूरा वाइट वाइट हो जाता है, और वो जो वाइट कलर है, इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस। तो वो कहते हैं कि ये जो वाइट कलर है, ये किसका सिंबलाइजेशन है, कामनेस का। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। पीस मतलब शांति, कंटेंटमेंट मतलब जब आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएं। जैसे कि एक साधु संत महात्मा, ये हमेशा अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड रहते हैं, इनके अंदर कोई मोह माया नहीं होती। अब देखो वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी दादी पूरे घर में वाइट साड़ी पहनकर यहाँ वहाँ होबल करती रहती थी, घूमती रहती थी और चैंटिंग करती रहती थी। ऐसे लगता था मानो कि वो एक विंटर लैंडस्केप हो, क्योंकि जब हम माउंटेनियस एरिया को देखते हैं विंटर टाइम में, तो उस टाइम पर वो जो इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है, उस सुंदर व्यू को देखकर हमारे मन में शांति आती है। ऐसे ही उनकी दादी जो यहाँ वहाँ इसमें हाउस में घूमती रहती है, जहाँ वहाँ एक रूम से दूसरे रूम में जाती रहती है और पूरे घर में पीस एंड कॉन्टेंटमेंट स्प्रेड करती है। तो यहाँ वो अपनी दादी के लिए कहते हैं कि उनकी दादी एक पीस एंड कॉन्टेंट का सिंबलाइजेशन है। सो ऑल इन ऑल हमें वो ये बता रहे हैं एट द एंड कि उनकी ग्रैंड मदर वॉज सिंबलाइजेशन ऑफ प्योरिटी एंड सैंक्टिटी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। फिर वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी जो है, हम दोनों ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in a city। मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी के साथ छोड़कर चले गए जब मेरे पेरेंट्स ने शहर जाना था, और हम हमेशा कॉन्स्टेंटली टुगेदर होते थे, मतलब हमेशा एक साथ रहते थे। यहाँ आपको ये चीज़ समझनी है कि उनके पेरेंट्स खुशवंत सिंह को एंड उनकी दादी को अपने साथ शहर में क्यों नहीं लेके गए।
वो एक्चुअली इनिशियल स्टेज पर इसलिए नहीं लेके गए क्योंकि पहले जब हम कहीं अगर शिफ्ट होते हैं ऐसी जगह पर जो अनजान शहर है, वहाँ पर जाकर एक साथ सेटल होना मुश्किल होता है। पहले हमें वहाँ जाकर लोकेलिटी देखनी पड़ती है, हमें घर देखना पड़ता है अपने रेजिडेंस के लिए, हमें कमाने के लिए अपना कोई लाइवलीहुड अर्न करना पड़ता है। तो इसीलिए खुशवंत सिंह के पेरेंट्स पहले खुद जाकर शहर में कंफर्टेबल होना चाहते थे और वहाँ एक रेजिडेंस ढूंढना चाहते थे, और फिर उनके पेरेंट्स ये चाहते थे कि जब उनकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी वो खुशवंत सिंह को और उसकी दादी को वापस वहाँ शहर में बुला लेंगे। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि जो उनके पेरेंट्स थे वो खुशवंत सिंह को उनकी दादी के साथ छोड़कर शहर चले गए, और खुशवंत सिंह और उनकी दादी कॉन्स्टेंटली टुगेदर थे, मतलब ऑलवेज टुगेदर थे, एक दूसरे के साथ रहते थे प्यार से। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और उनकी दादी उनको हमेशा सुबह सुबह उठाया करती थी, गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me up in the hope that I would be listening and getting to know it by heart. फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटनस मैनर में गाया करती थी, मतलब एक ही तरीके से, एक ही लय में। एंड मोनोटनस का मतलब होता है वेरी डल एंड बोरिंग। तो वो कहते हैं कि उनकी जो दादी हैं वो मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटनस मैनर में गाती थी जब भी वो खुशवंत सिंह को नहलाती थी, उनको तैयार करती थी। एंड उनकी दादी हमेशा ये होप रखती थी कि शायद जो वो गा रही हैं उनको खुशवंत सिंह अच्छे से सुन रहा है एंड याद कर रहा है। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने वो मॉर्निंग प्रेयर्स तो सुनी है क्योंकि वो उनकी दादी की आवाज़ को पसंद किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे बोदर नहीं किया कि वो इन सभी चैंट्स को, इन सभी मंत्रास को, इन सभी मॉर्निंग प्रेयर्स को याद रखेंगे। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। वुडन स्लेट का मतलब होता है तख्ती, जो कि लकड़ी की बनी हुई होती है। पहले के टाइम पर ये डिजिटल टाइप्स की स्लेट्स नहीं होती थी बल्कि तख्तियाँ होती थी, उन तख्तियों पर बच्चे लिखते थे गांव में। फिर वो कहते हैं कि उनकी दादी उनको ड्रेसअप करने के बाद वुडन स्लेट लेकर आया करती थी जिनको वो ऑलरेडी साफ करके रख दिया करती थी। एंड शी यूज टू प्लास्टर्ड इट विद येलो चोक, अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, हैंड इट टू मी। एंड जो ये तख्ती है, ये जो वुडन स्लेट है, इस पर वो एक येलो चौक से लेप कर दिया करती थी। मतलब क्या होता है ना कि ये जो वुडन स्लेट होती है इनको ना साफ करने के लिए एक बार धोकर इनके ऊपर हम येलो चौक अप्लाई कर देते हैं जिससे ये वुडन स्लेट एकदम साफ सुथरी हो जाती है। तो ये एक तरीका होता है वुडन स्लेट को सही रखने का। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि उनको नहलाने धुलाने के बाद उनकी दादी वुडन स्लेट ले आती थी और उस वुडन स्लेट पर ऑलरेडी उन्होंने येलो चौक अप्लाई किया हुआ होता था। फिर उनको वो एक अर्दन इंक पॉट देती थी। अर्दन इंक पॉट का मतलब जो कुम्हार बनाते हैं, जो कि मिट्टी का इंक पॉट होता है। एंड रेड पेन देती थी और इन सब चीज़ों को एक बंडल में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब होता है बासी, एंड वो चपाती जो बासी तो है ही, थोड़ी थोड़ी मस्टी एंड ड्राई भी हो जाया करती थी। विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी दादी जो है वो ब्रेकफास्ट में बहुत ही मोटी मोटी बासी चपातियाँ देती थी, और ये जो बासी चपाती थी ना ये काफ़ी ड्राई होती थी, और इनमें थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए वो उन पर बटर एंड शुगर भी अप्लाई कर दिया करती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। फिर वो कहते हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो उस टाइम पर इनकी दादी स्टेल चपातीज को अपने साथ कैरी किया करती थी। अगर कहीं पर उनको स्ट्रीट में डॉग्स वगैरह दिख जाते थे गांव के, तो उनको वो चपातीज फीड कर दिया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the
टेम्पल। फिर वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे को हमेशा स्कूल लेकर जाती थी, रीज़न बीइंग कि स्कूल और मंदिर बिल्कुल अटैच्ड थे, एक दूसरे से आसपास थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। फिर वो कहते हैं कि जो हमें पढ़ाते थे वो कौन थे, वो प्रीस्ट होते थे। देखो पहले के टाइम पर ना ये टीचर नहीं था, बल्कि पहले के टाइम पर प्रीस्ट लोग ही होते थे जो पढ़ाते थे गांव में। तो ये जो प्रीस्ट है ये हमें अल्फ़ाबेट्स भी सिखाते थे, साथ साथ हमें मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। व्हेन द चिल्ड्रन सैट in the rows on either side of the veranda, singing the alphabets and the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. फिर वो कह रहे हैं कि उनके जो प्रीस्ट थे वो उनको जब मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, तो हम सब बच्चे वेरेंडा में कैसे बैठते थे, हम ऐसे 2 रोज़ में बैठते थे एंड सब लाइंस में बैठकर इन अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स को एक साथ गाया करते थे। कोरस का मतलब है एक साथ यूनिसन मेथड में बोलना, एक साथ बोला। जैसे कि देखो जब हम टेबल्स याद करते हैं 2 1 2 2 2 4, तो हम उसको एक लय में याद करते हैं और सब बोल कर याद करते हैं स्कूल्स पे। तो ऐसे ही ये लोग अल्फ़ाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स को कोरस में गाते थे एंड साइमल्टेनियसली इनकी जो ग्रैंड मदर है वो वहीं बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, भगवान की किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together and this time the village dogs would meet us at the temple door. फिर वो कह रहे हैं कि जब इन दोनों का काम स्कूल में ख़त्म हो जाता था, जैसे कि इसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मतलब पूरे दिन का जो इसने पढ़ा खुशवंत सिंह ने, जब इसका स्कूल टाइम ऑफ हो गया एंड इनकी दादी भी उस टाइम पर मंदिर से बाहर आ जाती थी, दोनों एक साथ घर वापस जाते थे। लेकिन जैसे ही ये मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते तो हमेशा इनके जो वो डॉग्स थे जिनको इनकी दादी फीड करती थी वो इनके लिए वेट किया करते थे। दे फॉलोड अस to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और ये सब विलेज डॉग्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, एक दूसरे के ऊपर ग्रोल करते थे, मतलब जो डॉग्स वगैरह हैं वो बार्किंग करते थे एक दूसरे के ऊपर, रीज़न बीइंग सबको चपातीस चाहिए होती थी। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि ये डॉग्स इनको इनके घर तक भी फॉलो करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us and that was a turning point in our friendship. फिर यहाँ पर खुशवंत सिंह हमें बता रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबल हो गए तो उन्होंने हमें भी वहाँ पर शहर में बुलाया और हमारा शहर में शिफ्ट होना एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. फिर ये कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन मेरी दादी मुझे अब स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। I used to go to an English medium school in a motor bus. और वो स्कूल इसलिए नहीं छोड़ने जाती थी क्योंकि अब जिस स्कूल में खुशवंत सिंह जा रहा है वो स्कूल जो है उस स्कूल की अपनी बस है, उसी बस में वो जाया करता था एंड वो जिस स्कूल में था वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Courtyard का मतलब होता है एक बड़ा सा घर का आंगन। फिर वो कह रहे हैं कि शहर में उनके घर के आसपास की गलियों में कोई भी डॉग्स नहीं होते थे जिनको उनकी दादी फीड कर पाए। तो अब उनकी दादी उनके शहर वाले घर में जो आंगन था बहुत बड़ा उसमें बैठ जाती थी एंड वो स्पैरोज को फीड करा करती थी। तो गांव में वो किसको फीड करती थी? डॉग्स को। और शहर में वो किसको फीड कर रही हैं? स्पैरोज को। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम बात करते गए। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फिर वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो उनकी दादी उनको उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me that what the teacher had taught me. फिर वो कह रहे हैं कि जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर घर आते थे तो उनकी दादी कभी कभी उनसे पूछती थी कि उनकी टीचर ने आज उनको क्या पढ़ाया है। I would tell her English words, और मैं
उनको इंग्लिश वर्ड्स बताया करता था जो हमें सिखाए गए हैं स्कूल में, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस इन लर्निंग एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि फिर वो इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ उनको जो वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी है साइंस की, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो कि एक फिजिक्स का टर्म है, तो वो कह रहे हैं कि वो उनको साइंस, मैथ्स एंड इन सभी साइंटिफिक फिलॉसफी को बताया करते थे जो उनको स्कूल में पढ़ाई जा रही है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड, फिर वो कहते हैं कि उनको वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स बताते थे जो कि मैथमेटिक्स एंड साइंस का हिस्सा है, एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड जो कि एसएसटी का पार्ट है। तो कह रहे हैं कि वो हर सब्जेक्ट के बारे में अपनी दादी को बताया करते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, लेकिन उनकी दादी अब अनहैप्पी थी, वो ये सब सुनकर खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो इसलिए खुश नहीं होती थी क्योंकि अब उनकी दादी उनकी पढ़ाई में, खुशवंत की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती थी क्योंकि उनकी दादी को ये साइंटिफिक चीज़ें समझ नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture। एंड वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी दादी को ये स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उनको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो डिस्ट्रेस थी, इसलिए वो अनहैप्पी थी। और उनको ये था उनकी दादी को कि उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल में भगवान और हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो अभी भी उनकी दादी की थिंकिंग कैसी है कि भाई स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर भगवान की पढ़ाई हो। लेकिन शहर में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं शहरों में, शहरों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है गांव के लाइफ स्टाइल से, राइट। लेकिन अब ये जिस स्कूल में जा रहा है खुशवंत सिंह, उस स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है गांव के स्कूल से। तो ये चीज़ जो है इसकी दादी को पसंद नहीं आती। One day I announced that we were being given music lessons। फिर एक दिन खुशवंत सिंह अपनी दादी को बताते हैं कि इनके स्कूल में इनको म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर उनकी दादी को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड का मतलब इनडिसेंट, इनडिसेंट मतलब थोड़ा वल्गर टाइप वो मानती थी म्यूज़िक को। And it was the monopoly of harlots and beggars and wasn't meant for gentlefolk। gentlefolk का मतलब good people, harlots and beggars का मतलब होता है vagabond type people, आवारा किस्म के लोग, bad लोग। She said nothing but her silence meant disapproval and she rarely talked to me after that। फिर यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जिस दिन उन्होंने अपनी दादी को ये बताया कि उनके स्कूल में उनको म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं, उस टाइम पर ये बात उनकी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उनकी दादी ये मानती थी कि जो म्यूज़िक है ना ये इनडिसेंट लोगों का काम है, ये म्यूज़िक जो इसमें वल्गैरिटी होती है। एंड इनकी दादी का ये भी मानना था कि म्यूज़िक ना एक वैगाबॉन्ड या हार्लेट्स ऐसे लोगों का आर्ट है, ये म्यूज़िक जो है ये अच्छे लोगों के लिए नहीं बना बल्कि आवारा किस्म के लोगों के लिए ही ये म्यूज़िक एक आर्ट है, बल्कि और जो अच्छे लोग हैं उनको म्यूज़िक नहीं सीखना चाहिए। इस तरीके की थिंकिंग थी इसकी दादी की। फिर वो कहते हैं कि जब उन्होंने म्यूज़िक लेसन की बात करी तो उनकी दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका ना कहना, उनका साइलेंस दैट मेंट डिसअप्रूवल। तो उनकी साइलेंस से खुशवंत सिंह को ये पता चल गया था कि उनकी दादी को ये बात पसंद नहीं आई। एंड शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इसके बाद उनकी दादी उनसे कभी कभी बात किया करती थी क्योंकि उनकी दादी को इस स्कूल का सिस्टम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। When I went up to the city, I was given a room of my own। अब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले गए एंड यूनिवर्सिटी में उनको हॉस्टल में रहना पड़ा और उनको अपना एक रूम मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब खुशवंत सिंह एंड उनकी दादी के बीच में जो कॉमन लिंक था वो था उनका रूम, कि वो साथ में सोते थे, राइट। लेकिन अब इनका जो ये कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी स्नैप हो गया, मतलब टूट गया, ब्रेक हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation।
सेक्लूजन का मतलब होता है लोनलीनेस, अकेलापन। तो वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने अपने अकेलेपन को बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइट प्रेयर्स। अब वो कह रहे हैं कि उनकी दादी सारा दिन चरखे के पास बैठी रहती थी और बेयरली ही किसी से बात करती थी, मतलब कभी ही किसी से बात करती थी। एंड वो सनराइज टू सनसेट हमेशा व्हील स्पिनिंग करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी, अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी साथ साथ। ओनली इन आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। लेकिन आफ्टरनून के टाइम पर जब वो रिलैक्स करती थी तो उस टाइम पर वो स्पैरोज को, मतलब जो चिड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनको फीड कर देती थी। उनको फीड करने के लिए वो वेरेंडा में बैठ जाती थी एंड ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू बिट्स, मतलब जो ब्रेड्स होते हैं उनको क्रम्बल कर देती थी, छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर, तब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी। Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. वेरिटेबल का मतलब होता है रियल, बेडलम का मतलब होता है नॉइज, अप्रोवर एंड बहुत सारी कंफ्यूजन। चिरपिंग का मतलब होता है द साउंड क्रिएटेड बाय बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं कि सिंस उनकी दादी के चारों तरफ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स होती थी, सब अपनी अपनी आवाज़ निकालते थे, तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम chaos एंड थोड़ा नॉइजी हो जाता था बिकॉज ऑफ द साउंड क्रिएटेड बाय दीज लिटिल बर्ड्स। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब ये बर्ड्स इनकी दादी के चारों तरफ बैठती थी तो उनमें से कुछ उड़कर इनकी दादी के पैर पर बैठ जाती थी, तो कुछ शोल्डर पर, मतलब कंधों पर, तो कुछ सर पर बैठ जाया करती थी। और इनकी दादी हमेशा उनको देखकर स्माइल करती थी, उनको अपने से कभी दूर नहीं करती थी, उनको शू नहीं करती थी। शू का मतलब होता है जब हम बर्ड्स को या किसी भी एनिमल को भगाने के लिए जो एक शू वाली आवाज़ निकालते हैं तो उसे हम इंग्लिश में भी शू कहते हैं। एंड ये बर्ड्स वाला जो इनका हाफ एन आवर का मोमेंट होता था, ये इनका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। इस टाइम पर इनकी दादी काफ़ी खुश होती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे। और उनको ये भी पता था कि ये बात अगर वो अपनी दादी को बताएंगे तो उनकी दादी अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि खुशवंत सिंह को 5 साल के लिए बाहर जाना था पढ़ने के लिए। यहाँ पर ना एक चीज़ और कह रहे हैं खुशवंत सिंह कि वैसे तो वो अब्रॉड जा रहे थे 5 साल के लिए, बट एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि उनको ना अभी थोड़ा सा मन में ऐसा था कि भाई कह नहीं सकते कि वो 5 साल तक इनकी दादी जिंदा भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि वो अभी कुछ और साल जीने वाली हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और जब खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को बताया कि वो 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने, तो उनकी दादी उस टाइम पर इमोशनल नहीं हुई। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? इमोशनल होना। She came to leave me at the railway station and did not talk or show any emotion. फिर इनकी दादी इनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गई। उस टाइम पर इनकी दादी ने किसी भी तरीके का इमोशन नहीं शो किया और ना ही ज़्यादा बात की। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनके लिप्स जो है प्रेयर चैंट कर रहे थे एंड उनका माइंड भी भगवान की प्रार्थना में लॉस्ट था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। फिर कह रहे हैं कि उनकी दादी के हाथ में रोजरी की माला थी और वो उन रोजरी की माला से
कोई मॉर्निंग प्रेयर कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। अब इनकी दादी ने खुशवंत सिंह के फोरहेड पर एक किस करी। एंड व्हेन आई फेल्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब जैसे ही इन्होंने ये महसूस किया कि इनकी दादी ने इनको किस की, अब इनको ये था मन में कि प्रोबेबली ये इनका लास्ट फिजिकल टच हो, क्या पता ये 5 साल के बाद अपनी दादी को दोबारा ना देख पाएं। But that wasn't so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. वो कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था अब्रोड जाते वक्त वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पहले मन में ये डर था कि क्या पता वो 5 साल के बाद अपनी दादी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। और जब उनकी दादी ने ना डिपार्चर के टाइम पर खुशवंत सिंह के फोरहेड पर किस किया था, उस टाइम पर भी खुशवंत सिंह के मन में ये डर था कि क्या पता ये उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं था। 5 साल के बाद जब खुशवंत सिंह वापस घर आए, उन्होंने अपनी दादी को दोबारा स्टेशन पर देखा। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर एंड वो आज भी ऐसी ही लग रही थी जैसे वो 5 साल पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनकी दादी के पास अभी भी बात करने का कोई टाइम नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रेयर्स में बिजी रहती थी। वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। अब वो कह रहे कि उनकी दादी ने उनको गले लगाया बहुत तेज से। उनकी दादी ने खुशवंत सिंह को तेज से गले लगाया, प्यार से गले लगाया, और अब वो अपनी दादी की प्रेयर सुन पा रहे थे जो प्रेयर वो रिसाइट कर रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. फिर वो कहते हैं कि उनके अराइवल का जो ये फर्स्ट डे था, उस टाइम उनकी दादी खुश तो थी, बट वो खुश जब थी ना, वो इसलिए ही नहीं थी कि भाई उनका जो पोता है, जो ये खुशवंत सिंह है, वो घर पर आया है, बल्कि उस फर्स्ट डे भी उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी दादी का हैप्पी मोमेंट्स अपनी स्पैरोज़ के साथ ही है। वो अभी भी खुश किसको देखकर है? स्पैरोज़ को देखकर है। whom she fed longer with frivolous rebukes, एंड वो इन स्पैरोज़ को बहुत सालों से फीड करती आई हैं। विद फ्रिवलस रिब्यूक्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मना करें बट बहुत प्यार से, तो वो यहाँ कह रहे हैं कि सिंस ये जो लिटिल बर्ड्स हैं उनकी दादी के कंधों पर, तो कोई सर पर, तो कोई उनके लेग्स पर बैठ जाती थी, तो उस टाइम पर उनकी दादी उनको प्यार से हटाया करती थी, बिल्कुल प्यार से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब वो शाम को देखते हैं कि उनकी दादी में कुछ चेंजेस होते हैं। शी डिड नॉट प्रे। उनकी दादी ने उस शाम प्रेयर नहीं की। कौन सी शाम की बात हो रही है? ये अराइवल के फर्स्ट डे की बात हो रही है। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड। इनकी दादी ने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। और एक जो ढोल है वो भी लिया और उस ढोल को बजाकर गाने लगी इनकी दादी। For several hours, she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum. Dilapidated मतलब टूटा फूटा, and sang of the homecoming of the warriors. तो अब इनकी दादी ने क्या किया? देखो, इनकी दादी ने आस पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लिया एंड वो ड्रम बजाकर गाना गाने लगी। और सेवरल आवर्स मतलब घंटों तक इनकी दादी ने वो ड्रम बजाया जो डिलैपिडेटेड था, मतलब पुराना सा टूटा हुआ था। एंड सैगिंग स्किन मतलब इस ड्रम का जो ऊपर का लेयर था वो निकला हुआ था। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनकी दादी ने सेवरल आवर्स तक ये ड्रम बजाया एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। और ऐसे गीत गाए, वो गीत जब पुराने ज़माने में गाए जाते थे जब कोई आदमी जंग से लौटकर वापस घर आता था। और इनकी दादी ने ये गाने इसलिए गाए थे क्योंकि उनका जो पोता है, जो खुशवंत सिंह है, वो 5 साल के बाद घर आया है। तो इस खुशी में इनकी दादी ने वो गीत गाए थे। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. Overstraining का मतलब होता है थक जाना, persuade मतलब किसी को मनाना। तो हम सब, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, हम सब लोगों ने अपनी दादी को मना किया कि अब ड्रम बजाना बंद करो वरना आप थक जाओगे, क्योंकि उनकी एज ऐसी थी ना कि थकान बहुत जल्दी हो जाती है ओल्ड एज में। That was the first time since I had known her that she did not
प्रे। और वो पहला दिन था जब खुशवंत सिंह ने देखा कि आज के दिन उनकी दादी ने बिल्कुल भी प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह उनकी दादी बीमार पड़ जाती है। क्यों बीमार पड़ जाती है? क्योंकि यहाँ उनको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सर्शन हो जाता है, ये ड्रम बजाकर, ये ढोल बजाकर, और अब इस एक्सर्शन की वजह से उनकी दादी को बुखार आ जाता है। हालांकि ये माइल्ड फीवर था जो कि डॉक्टर ने कहा, एंड डॉक्टर टोल्ड अस इट वुड गो, और डॉक्टर ने ये भी कहा था ये जो फीवर है ये हल्का फुल्का फीवर है और चला जाएगा जल्दी ही। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर मतलब खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर अभी मन में कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि उनको ये पता लग गया था दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब वो मरने वाली हैं। She said that since only a few hours before the close of the last chapters of her life, she had omitted to pray and she wasn't going to waste any more time talking to us. अब उनकी दादी कहती हैं कि सिंस अब उनका लास्ट चैप्टर लाइफ का आ चुका है और वो अब मरने वाली हैं, और उन्होंने कल से ये जो ढोल बजाने की प्रक्रिया की वजह से प्रेयर स्टॉप कर दी, रोक दी, अपनी प्रेयर नहीं की, और अब वो हमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो खुशवंत सिंह की दादी कहती हैं कि सिंस उन्होंने अभी कुछ टाइम से जो है प्रेयर बंद कर दी थी, लेकिन अब वो दोबारा से अपनी प्रेयर करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का अब ये लास्ट चैप्टर है। मतलब अब वो बस मरने ही वाली हैं, या मरने से कुछ घंटे पहले ही वो ये बात बोलती हैं कि उनको अब दोबारा प्रेयर स्टार्ट करनी है। एंड वी प्रोटेस्टेड। अब ये बात सुनकर जो खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने अग्री नहीं किया इस बात पर कि भाई इनकी दादी अभी मरने वाली हैं। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, और इनके घर वालों ने ये भी कहा कि नहीं हमसे बात करो, लेकिन इनकी दादी ने इनकी बात नहीं मानी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। इनकी दादी बेड पर लेटी हुई आराम से भगवान की प्रार्थना करती रही, अपनी रोजरी बीड्स पर मंत्रास को चैंट करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और इतने में इन फैमिली मेंबर्स को पता चलता, इन्होंने देखा कि इनकी दादी के जो लिप्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, एंड जो हाथों में रोजरी बीड्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अब इनकी दादी मर चुकी है और हाथों में जान नहीं है, तो हाथों से जो इनकी रोजरी है दादी की वो नीचे गिर जाती है। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor का मतलब होता है एकदम पेल सा अपीयरेंस, की फेस एकदम कलरलेस हो गया था, जान ही नहीं बची थी। तो एक जो डेड बॉडी होती है उसका फेस जैसा हो जाता है ना, उसे कहते हैं पैलर। तो वो कह रहे हैं कि उनकी दादी का फेस एकदम पेल हो चुका था, और अब इन सबको पता लग गया था कि उनकी दादी अब नहीं रही इस दुनिया में। We lifted her off the bed. इन सब ने अपनी दादी को अपने बेड से उठाया, एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड। और जैसे ट्रेडिशंस में होता है कि एक इंसान जब मर जाता है उसे ग्राउंड पर लिटा दिया जाता है। कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ देर शोक जताने के बाद इन्होंने अपनी दादी के फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट शुरू किए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम के टाइम पर इन्होंने अपनी दादी को क्रूड स्ट्रेचर पर लिटाया, जिसमें डेड बॉडी को लिटाते हैं बेसिकली, वो एक लकड़ी का ऐसे फट्टा सा होता है, उस पर अपनी दादी को लिटाया ताकि उनकी दादी की बॉडी को क्रीमेट किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, और ये टाइम कैसा था इवनिंग का? इस टाइम पर शाम का टाइम था और सूरज ढल रहा था। हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज का मतलब होता है एकदम बर्निंग फायर, डार्क टाइप्स। गोल्डन लाइट मतलब जो वो गोल्डन आवर्स होते हैं, कि जो सन की जो किरणें हैं ना, अब क्या हो रही थी, शाम ढलते वक्त जो सूरज की किरणें थी वो उनकी दादी के रूम में और वेरेंडा में आ रही थी, और उनकी दादी का रूम और वेरेंडा ऐसे सूरज की किरणों से, डार्क गोल्डन लाइट से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। और जब ये अपनी दादी को स्ट्रेचर पर लिटाकर उनके रूम से कोर्टयार्ड में ला रहे थे, ये बीच में रुक गए
all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead, stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. और अब हुआ ये कि ये लोग बीच में रुक गए, वेरेंडा तक लाते लाते अपनी दादी को ये बीच में रुक गए जहाँ उनकी दादी लेटी हुई थी, डेड लेटी हुई थी, एंड उनको रेड कलर के कपड़े में रैप किया हुआ था। इनकी दादी की डेड बॉडी के पास हज़ारों की संख्या में जो स्पैरोज थे वो आसपास बैठ गए, स्कैटर हो गए फ्लोर पर। देयर वॉज नो चिरपिंग, और इस टाइम पर ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज थी ये कोई भी आवाज नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। और खुशवंत सिंह कहते हैं हम सबको बहुत बुरा लग रहा था इन बर्ड्स को देखकर, क्योंकि ये सभी बर्ड्स इनकी दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो अब खुशवंत सिंह की दादी तो नहीं रही, लेकिन इनकी जो मदर है उन्होंने क्या किया, वो किचन में गई, ब्रेड लेकर आई और उन्होंने इन ब्रेड्स को क्रम्स में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू एंड थ्रू इट टू देम। तो खुशवंत सिंह की मदर ने जो ब्रेड के पीसेस थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जैसे खुशवंत सिंह की दादी करती थी, एंड इनकी मदर ने, खुशवंत सिंह की मदर ने इन क्रम्ड पीसेस ऑफ ब्रेड को स्पैरोज के आगे डाल दिया ताकि स्पैरोज खा लें इनको। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। इन स्पैरोज ने इन ब्रेड को खाना तो दूर, इन ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, दे फ्लू अवे क्वाइटली। तो अब वो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि अब वो अपनी ग्रैंड मदर को फ्यूनरल के लिए लेकर जा रहे थे। तो इस टाइम पर जैसे ही ये ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए लेकर जाने लगे, ये स्पैरोज उड़कर चुपचाप चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह खुशवंत सिंह देखते हैं कि ये ब्रेड क्रम्स यूं के यूं पड़े हुए हैं और इन ब्रेड क्रम्स को स्वीपर जो है अब वो स्वीप करके उठा करके डस्टबिन में डाल चुका है। तो यहाँ पर हमें एट द एंड खुशवंत सिंह ये भी बता रहे हैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही ऐसा होता है कि जिसे शायद महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। एंड ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही प्योर होता है। And with that, I would like to sign off. If you like the video, please share it with your classmates. Thank you so much.